सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। और बुआ, बताओ बिटिया कैसी हो तुम? हम ठीक हैं बुआ। आज तो बहुत खास दिन है, इशारों इशारों में बातें करने का। अच्छा, हमें लगा कि हम आए हैं, तुम आए हैं तो मिले हैं और बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं तो खास दिन है। अच्छा, कुछ और भी बात है? भाई वो तो खास दिन होता ही है, जब मिलने का दिन होता है तो बहुत ही खास दिन होता है। और उसके अलावा जो एक दुनिया भर में खास दिन होता है उसके बारे में भी तो हम बात करते हैं। हाँ भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि दुनिया भर में जो खास दिन है उसका अपना महत्व है। यानी कि आज है सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वो भी। और आज हम लोग कुछ लोकगीतों की मिठास का आनंद लेंगे। सखी विशेष ममता चंद्राकर जी के बारे में, पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर जी के बारे में बात करेंगे। और बुआ, और बहुत एक खास जो आपने कई बार होशियार किया है जिस बारे में देखो, होशियार तो हम बहुत सारी चीज की करते रहते हैं के बारे में, ये कर लो, वो मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, और ऐसे सावधानी से रहा जाए तो फिर क्या बात है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जैसे अगर हम दवाओं की बात करें तो वो भी है, और वहीं ये जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं, या मतलब और भी बहुत तरीके से हम कह सकते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय जो संजाल है, मतलब इंटरनेट, उससे जुड़े हुए हैं। तो उसमें कैसे कैसे धोखे होते हैं, इसके लिए भी बहुत आगाह किया। अब तुम पता नहीं तुम कौन सी वाली बात कर रही हो, हमें हम क्या तो पता? बुआ बस यही बात कर रहे हैं कि जहाँ बुआ है वहाँ पर सावधानियों की एक जो डोज रहती है ना, वो मिलती रहती है। और उस डोज की वजह से बाकायदा ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता ना कि ऐसे ध्यान नहीं जाता कि क्या होने वाला है या ऐसा करने से ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई सावधान कर दे तो कोई भी ऐसी बात सामने से निकलती है जो कि नहीं होनी चाहिए, अगर उसकी तरफ तुरंत ध्यान खिंच जाता है, क्योंकि किसी ने कभी पहले जिक्र किया था। तो इसीलिए आज साइबर सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं और दवाइयों की भी। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं, दोनों विषय उठा लिया जाए इस बार। भाई ठीक है, दोनों बड़े महत्वपूर्ण स्थान है हमारे कार्य क्षेत्र के भी, और देखा जाए तो जीवन से जुड़े हुए भी एक क्षेत्र है, यानी दवाएं। तो इसकी भी बात है। मतलब चने चबेने की तरह दवाइयाँ खाने वालों के लिए तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वाली बात है। अब लो चना चबेना कह दिया तो अब खाने पीने की बात हो गई, तो व्यंजन में भी बताना पड़ेगा अब तो व्यंजन में भाई ऐसा है कि अब तो व्रत भी शुरू होने वाले होंगे, तो थोड़ा खा पी लिया जाए तो कचौड़ियों की बात हो जाएगी, थोड़ा कचौड़ियाँ खा ली जाए। और क्या बात है, वही वाली बात हो गई कि अगर कल व्रत रहना है तो आज पहले से व्यवस्था कर लोगे, कल व्रत रहना है तो आज ढेर सारा खा लो, और फिर ये भी व्यवस्था कर लोगे कल व्रत में क्या क्या खाना है, और तीसरे दिन व्रत के बाद जब खोलेंगे, उपवास जब खत्म होगा तब ये इसलिए ज्यादा खाएंगे क्योंकि कल उपवास था। हाँ बुआ, तो ऐसी तैयारी। बुआ देखिए ऐसा है ना कि दो सिद्धांत होते हैं, खाना है तो जीना है। अच्छा, और जीना है तो खाना है। नहीं तो भाई ये दो सिद्धांत हैं। अब इन दोनों सिद्धांतों में कचौड़ियाँ कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाती हैं। कचौड़ियाँ तो फिट हो ही जाती हैं, पेट के किसी भी कोने में चली जाती हैं, और मुंह में तो फिर क्या बात है, पानी ही पानी आ जाता है। लेकिन ये जो सिद्धांत है ना, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हम तो खाने के लिए ही जीते हैं, और कुछ लोग कहते हैं भाई जी रहे हैं इसलिए खा लेते हैं कि पेट भरा रहना चाहिए। तो सिद्धांत चाहे दोनों में से कोई भी हो, खाना तो खाना ही है, खाना तो खाना ही है। अच्छा, थोड़ा अपने मन का, थोड़ा दूसरे के मन का, तो वैरायटी बताते रहना चाहिए। हाँ, और थोड़े से प्रयोग कर लिए जाएं तो क्या बुरा है। हाँ, बिल्कुल बुरा नहीं है। गाना सुन लिया जाए तो क्या बुरा है। अरे क्या बात है, नेकी और पूछ पूछ। तेरी नजरों का इशारा
अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की बात हमने की थी बुआ। तो मतलब की थी कि आज पूरा विश्व कर रहा है बेटा। हाँ। देखो हमारे साथी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजते हैं, सबने बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं। इन्होंने लिखा है, हाथों, चेहरों एवं शरीर के हाव भाव से बातचीत करने की भाषा को सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज कहा जाता है। दूसरी अन्य भाषाओं की तरह सांकेतिक भाषा के भी अपने व्याकरण है, नियम है, जिसके तहत सांकेतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा मूक एवं बधिर व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण भाषा है। इससे ही मूक एवं बधिर लोग एक दूसरे के कम्युनिकेट करते हैं। साथ ही साइन लैंग्वेज मूक एवं बधिर लोगों की मातृभाषा होती है। इसी भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को 23 सितंबर को हाँ। तो 23 सितंबर का ये दिन सिर्फ मूक बधिर लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये दिन जो है हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। हाँ। तो जो भाषा वो अपना रहे हैं या जिस भाषा के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए। हाँ, क्या बात है। यानी कि एक और भाषा अगर हम सीख लें तो जाहिर है कि हम उनसे संवाद कर सकेंगे। वैसे तो कर लेते हैं, लेकिन अपने ही अंदाज में करते हैं, लेकिन अगर उनकी भाषा में करेंगे तो उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा, सहज महसूस करेंगे और हम भी उनकी बात को, उनके भावों को, मनोभावों को खास तौर से। अभी तो ऐसा होता है ना कि राजुल बिटिया की काम काज की बात तो समझ में आती है कि भाई ये चीज़ यहाँ रख दो, इसको काटना है, हमें जाना है, हमें दुख हो रहा है ना। लेकिन बाकी जो और उनके भाव होते हैं, या वो मतलब कहना चाहिए कि जो ऐसी वैसी बातें करनी रहती है, थोड़े गप्पे मारने रहते हैं, वो सब नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। हाँ, सही बात है। तो उनकी भाषा सीख लेने का बहुत आवश्यक है। और वो जहाँ तक ये दिन है, ये दिन भी इसका प्रस्ताव जब रखा था तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ यानी विश्व बधिर फेडरेशन ने इसका प्रस्ताव रखा था। ये जो फेडरेशन है, इसमें बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघ हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है और इस प्रस्ताव को 19 दिसंबर 2017 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। हाँ, और ये दिवस जो है, इसका आयोजन 2018 में किया गया पहली बार विश्व स्तर पर, और फिर 23 सितंबर को इसलिए चुना क्योंकि इसी तारीख को वर्ष 1951 में विश्व बधिर फेडरेशन की स्थापना हुई थी। अब जैसा कि आपने कहा था ना कि बात उनको एक भाषा मिल गई है। हाँ। तो इस दिन को मनाने का मकसद तो ये है कि सभी बधिर लोगों के जो मानवाधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जाए और साथ ही विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करने वालों की भाषाई पहचान और सांस्कृतिक विविधता को भी समर्थन मिले और उनकी रक्षा की जाए। साल 2022 की थीम है साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। मतलब देखिए ना, जो संकेतों की भाषा है वो हमको एक करती है। हाँ। वहाँ उसमें कोई ये नहीं है कि हम
कौन सी भाषा अपना रहे हैं, वो तो संकेतों की भाषा है जो सभी बोल सकते अच्छा, हैं। ये भाषा अगर सीख जाए तो वो किसी भी भाषाई से बात कर सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल। उनके लिए भी आसान है, हमारे लिए भी आसान है, और जाहिर है कि ये जैसे कि इस बार का जो थीम है यूनाइट अस, यानी कि हमें एकजुट करता है, तो एकजुट होना तो चाहिए भी, और हम सब भी यही चाहते हैं। अब फेडरेशन की बात करें तो उनके हिसाब से विश्व में लगभग 7 करोड़ से अधिक लोग हैं जो बाधित हैं, जो सुन नहीं सकते, और इसमें से 80% विकासशील देशों में रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2016 के एक अध्ययन के अनुसार तकरीबन 5 मिलियन भारतीय बच्चे श्रवण दोष का सामना कर रहे हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता या उनकी शक्ति कमजोर है। तो उनके लिए एक यही संचार का माध्यम है, यानी कि वो संवाद कर सकते हैं। तो सभी भाषाओं की तरह सांकेतिक भाषा को भी समान स्तर और महत्व दिया जाता है। और बुआ, जैसा कि हमारे एक श्रोता ने लिखा भी था कि सांकेतिक भाषाएं दूसरी भाषाओं की तरह ही होती हैं, लेकिन इनकी संरचना अलग होती है, इनका व्याकरण, इनके नियम होते हैं, और इसमें बातचीत यानी संप्रेषण का माध्यम जो है वो क्या बनते हैं? आपके हाथ के इशारे, शरीर और चेहरे के हाव भाव भी इनका उपयोग किया, हाँ, ये सब भी उपयोग किया जाता है। वैसे एक बात यह है कि जो सांकेतिक भाषा है उसका कोई भी रूप सार्वभौमिक नहीं है, यानी हर देश के लोगों की सांकेतिक भाषा अलग हो सकती है। तो अलग अलग देशों या क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि ब्रिटिश सांकेतिक भाषा यानी BSL, अमेरिकन सांकेतिक भाषा यानी ASL, भारतीय जो है वो है ISLI। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है जिसका प्रयोग अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय और औपचारिक बैठकों के दौरान किया जाता है। मतलब ये एक सार्वभौमिक कह सकते हैं कि एक बनाया गया होगा ताकि सब लोग अच्छे से बात कर सकें। हाँ, लेकिन जो उसमें भाग लेते हैं वही ये भाषा जानते हैं, और जाएंगे तो सीख के जाएंगे ना। हाँ। फिर जो दुनिया भर की सरकारें हैं उनकी ये जिम्मेदारी तय की गई है कि वो सांकेतिक भाषा सिखाने और इसके पहचान को बढ़ावा देने में मदद करें। भारत में करीब 800 स्कूल हैं जहां इनकी मदद से पढ़ाई की जा रही है, और जो नई शिक्षा नीति है ना बुआ, उसमें स्थानीय सांकेतिक भाषाओं को भी यथासंभव महत्व दिया जा रहा है और उसे बढ़ावा देने की भी बात की जा रही है। लेकिन ये सब तो बात हो गई कि सरकारी तंत्र क्या कर रहा है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, लेकिन अगर हम सब भी इसको सीख लें तो कितना ही अच्छा हो। या नहीं सीख भी रहे हैं तो इसमें दक्ष होकर इसमें आपके लिए कह सकते हैं ना कि करियर भी बहुत है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल करियर है, और करियर के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें हम आगे बढ़ के दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। हाँ, यानी कि आप कहीं शिक्षक बन सकते हैं, या उनको और भी तरीके से आप सहायता कर सकते हैं, उनके लिए कोई योजना चला सकते हैं, कोई समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम एक गाना सुन सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, या ब्रेक का समय हो गया? ले सकते हैं, ब्रेक का समय हो गया, हमें ब्रेक लेना है। देखिए, छोटा सा ब्रेक था, पूरा हो गया। हाँ, पूरा तो हो गया, लेकिन जब ये जो बात होती है ना, जब इशारे इशारे में की जाती है, चलो ये तो सांकेतिक भाषा की बात हो गई, लेकिन अक्सर हम भी बड़ा प्रयास करते हैं चोरी छिपे कोई बात करनी हो तो इशारे इशारे में सोचते हैं कि बात हो जाए। लेकिन कभी जो है ना, कहते लेने हैं के देने पड़ जाते हैं। लेने के देने पड़ जाते हैं। तो हमारे साथी ने भी कुछ ऐसे ही लिखकर भेजा है। हाँ, कुछ ऐसा लिखा है उन्होंने। लिखा है कि आम जिंदगी में भी हम प्रयोग करते हैं, जिसे कुछ पकड़ पाते हैं, कुछ नहीं पकड़ पाते। संकेतों वाली भाषा, इशारों वाली भाषा बड़ी उलझन वाली होती है। किसी महापुरुष की जीवनी में पढ़ी थी, मतलब उनका भी ये पढ़ा हुआ है कि क्लास इंस्पेक्शन के समय पूछा गया तिब्बत की राजधानी क्या है। बच्चे नहीं जानते थे। मास्टर साहब ने उंगलियों से इशारा कर रहे थे, जैसे हम चाशनी का तार की करते हैं ना, कि मतलब अंगूठा और ये
तर्जनी जो है उसको चिपका लिया और फिर उसको थोड़ा थोड़ा उठाया। हाँ। तो वो कर रहे थे, छात्र सांकेतिक भाषा समझ नहीं पाए और उन्होंने भी वैसी ही उंगलियों को इशारा कर दिया मास्टर साहब के लिए कि यही है तिब्बत की राजधानी। हाँ। बहुत खिल्ली उड़ी। हाँ। तो भाई लेकिन ठीक है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग सीखें, समझे कि ये भाषा कैसी है, कैसे बोली जाती है। और अगर इशारों में बात कर रहे हैं तो जरा ऐसों से ही बात करिए जिन मतलब समझदार हो, जो समझदार हो, कहीं ऐसे खिल्ली ना उड़ जाए। अच्छा बुआ, सावधानियों की जब बात होती है तो दवाइयों के बारे में बहुत सावधान रहने की ताकीद की जाती है। बहुत तरीके की सावधानियों की जरूरत होती है, लेकिन आज हम विशेषज्ञ लोगों से बात जो की है हमने वो सुनवाना चाह रहे हैं, है ना। और क्योंकि दवाओं का रख रखाव, खासतौर से जेनरिक जो दवाएं होती हैं उनका कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो उस बारे में जो भी सावधानियां हैं उसके बारे में बता रही हैं पूजा परदेसी और लिली माइकल। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और अपने साथ आज 2 मेहमान लेकर आई हूं। ये हैं फार्मासिस्ट पूजा परदेशी और लिली माइकल, जिसे हम औषधि निर्माता भी कहते हैं। पूजा जी, लिली जी, आप दोनों का विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम चाहते हैं कि आप दोनों अपना परिचय थोड़ा सा बताएं अपने श्रोताओं को। मैं पूजा परदेशी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के राजावड़ी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। पिछले 30 साल से मैं काम करती हूँ वहाँ पे। मैं वहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट करके 7 साल से काम कर रही हूँ। लिली जी, आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी, मेरा नाम लिली माइकल है। मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैं बीएमसी के राजावड़ी हॉस्पिटल से आई हूँ। मैं पिछले 10 साल से ये सर्विस में हूँ। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत का सिलसिला। 25 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। तो ये दिन विशेष रूप से क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है, और ये भी बताइए कि इसकी थीम क्या है। बताइए पूजा जी आप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 25 सितंबर को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के नेतृत्व में विश्व फार्मासिस्ट दिन मनाया जाता है। 25 सितंबर को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना इस दिन हुई थी, इसलिए इस दिन मनाया जाता है। जी जी, लिली जी आप क्या? यही कि जैसे कि डॉक्टर्स के दिवस होते हैं, डॉक्टर की नर्सिंग के दिन होते हैं, तो हर साल हमारे लिए भी एक दिन चुना गया है जो कि 25 सितंबर है। उस दिन हम विविध कार्यक्रम करते हैं लोगों तक संदेश पहुंचाने के। सिर्फ खाना ही नहीं, उनको औषधांग की प्रॉपर यूसेज क्या है वो बताना। उस दिन हमें उन कॉम्पिटिशन्स करते हैं, हम वेरियस प्रोग्राम करते हैं। इसकी थीम क्या है हमें बताइए। हाँ, हर साल की तरह इस साल एक थीम है जो कि सब फार्मासिस्ट मिलजुल कर एक निरोगी दुनिया बनाएं। उसी के लिए फार्मासिस्ट एकजुट मिलकर ऐसे कार्यक्रम के आयोजित करते हैं कि लोगों को संदेश पहुंचाएं औषध के बारे में। और आप अपनी ओर से क्या कहेंगे श्रोताओं से? मैं यही कहूंगी कि फार्मासिस्ट को जिस रूप से देखा जाता है कि ये दवाई देने वाला बंदा है, वैसे नहीं है। आप जो भी दवाइयां ले रहे हैं उसकी जानकारी उनसे लीजिए। तो चलिए जानकारी हम अपने श्रोताओं को क्रमवार देते हैं। सबसे पहले बताइए कि जेनेरिक दवाइयों और ब्रांडेड दवाइयों में फर्क क्या है? जैसे एक लॉन्च होता है नया मोबाइल और तभी वो एक कंपनी उसको स्पॉन्सर करती है जी, तभी उसका प्राइस बहुत ज्यादा रहता है। थोड़े दिन के बाद उसका प्राइस कम होता है, स्पॉन्सरशिप कम होता है, कंपनी अलग ये करती है। ये फर्क है। ये मैं उदाहरण देती हूँ ये मोबाइल का। दवाई के बारे में, ब्रांडेड दवाई एक कंपनी स्पॉन्सर करती है जी, मतलब संशोधन करती है, वो बनाती है, फिर उसका मार्केट में लाती है वो उसके नाम से, तभी उसका प्राइस ज्यादा रहता है। जब ब्रांडेड रहता है वो थोड़े पीरियड के लिए ही उधर चलती है मार्केट में, और बाद में अलग अलग कंपनियां बनाती है वो, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। यही फर्क जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में है। श्रोताओं को बताइए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये आपने जैसे बोला बहुत जनों को पता है, बट उसका सही अर्थ में उन्हें पता नहीं है। तो जैसे कि कोई अभी साधारण अभी आपको सर्दी बुखार हो, या जैसे बारिश के मौसम में हो ही जाता है, तो वैसे जाते हैं डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में ही आसपास के और दवाइयाँ ले लेते हैं, खा लेते हैं। दूसरे दिन अच्छा लगता है और दवाइयाँ बैग में या कहीं पर रख देते हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं करते हैं और
उस टाइम अगर उन्हें ठीक ना लगे तो दूसरी डॉक्टर के पास फिर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दूसरी दवाइयां लेके देता है, फिर वो दवाइयां खाते हैं। ऐसे अलग अलग अनगिनत दवाइयां खा के, गूगलिंग करके, जो अलग अलग दवाइयां खाने की वजह से बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाती है, पूरा कोर्स न कंप्लीट करने की वजह से बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाती है। इसलिए दवाइयों के बारे में प्रॉपर जानकारी वो पहले फार्मासिस्ट से पूछिए, ताकि उन्हें प्रॉपर पता चले कि कौन सी दवाइयां ले रहे हैं और कौन सी दवाइयां उन्हें खानी चाहिए, और दवाइयों की जरूरत कभी रहती भी नहीं रहेगी वो चीजों में। लिली जी ने ये जो जानकारी दी हमारे श्रोताओं को बड़ी कारगर थी। अब जरा बताइए कि लोगों को आप कैसे अवेयर करती हैं दवाइयों के प्रति? जैसे कि हम अभी हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब एक अस्पताल में काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट अस्पताल है, वहाँ बहुत ही गरीब लोग आते हैं, तो उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। हम तो भी एडुकेटेड है थोड़े, उन्हें कुछ भी नहीं पता। जब वो आते हैं उनको ये भी नहीं पता कि दवा खानी रहती है या वो दवा लगानी रहती है त्वचा पे, तो हम उस तरह से उन्हें बताते हैं कि ये दवाइयाँ खानी है, ये दवाइयाँ लगानी है। छोटे बच्चों को जो दवाइयाँ सिर्फ पिलानी नहीं है, कुछ कुछ दवाइयाँ प्रॉपर हिला के पिलानी है। और ऐसे जो गरीब पेशेंट को हम यही ट्राई करते हैं कि वो दवाइयाँ प्रॉपरली लें। जी पूजा जी, दवाइयों के एक्सपायरी डेट के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। ये जो दवाई की एक्सपायरी है, उसका जो पीरियड है, लास्ट डेट रहता है, लिखा रहता है, वो दिन तक आपको लेना ही है दवा। दवाई का जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद दवाई लेनी नहीं चाहिए। जी, कोई कोई मेडिसिन रहता है थोड़े पीरियड के बाद केमिकल रिएक्शन हो सकता है उसमें से, तो इसके लिए वो एक्सपायरी डेट उसमें रखा जाता है। क्योंकि अब देखते हैं हर एक पदार्थ में एक्सपायरी डेट रहता है, खाने का चीज हो, ये कोई भी चीज हो, उसमें एक्सपायरी डेट रहता ही है। लिली जी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों के बारे में पूजा जी ने कुछ जानकारी दी है, आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे हर चीज को एक एक्सपायरी होती है, वैसे ही दवाइयों की कुछ एक्सपायरी है। तो जैसे ही आप दवा खरीदते हैं, पहले तो मैं बोलूंगी जैसे कि आपके घर पे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें अनेक प्रकार की दवाइयां रहती है, एक बीपी होता है, कोई डायबिटीज होता है, तो उन्हें आप घर पे एक मार्कर लीजिए, उनमें तारीख लिखिए, क्योंकि उस छोटी तारीख उनको समझ में नहीं आती है। तो आप एक घर पे छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एक्सपायरी पे ध्यान दे सकते हैं, और एक्सपायरी के बाद उस मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से फेंकिए, यहाँ वहाँ ना फेंकिए, छोटे बच्चों से दूर रखिए। और कुछ कुछ दवाइयाँ 7 दिनों में ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद ना करना है। जैसे कि बच्चों की दवाइयाँ हैं, तो क्यों ना करना है? क्योंकि उसके बाद उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। पानी आप जब डालते हैं वो 7 दिन तक ही वो दवाइयों की इफेक्ट होती है। आप अगर वो पानी डाल के बहुत महीने भर तक रखेंगे, उसमें प्रतिक्रिया होगी और हानिकारक हो सकती है। लिली जी, हमें बताइए कि महिलाओं के लिए इस फील्ड में क्या स्कोप है इस दिशा में? बहुत सी स्कोप है। पहले तो क्वालिटी डिपार्टमेंट करके है, जो फार्मेसी सिर्फ दवाइयाँ देना नहीं होता है, रिसर्च से लेकर दवाइयाँ देने तक बहुत सी क्षेत्र है जहाँ पर महिलाएं काम कर सकती हैं, इंडस्ट्री में हो या अस्पतालों में हो या रिसर्च में हो। आजकल महिलाएं बहुत आगे हैं। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक फार्मासिस्ट बनने के लिए किस तरह के कोर्स करने पड़ते हैं? 12वीं के बाद आपको एंट्रेंस देनी पड़ती है, नॉर्मल एंट्रेंस जैसे इंजीनियरिंग वाले देते हैं। फिर एंट्रेंस के बाद डिग्री है 4 साल की, B.Pharm, फिर कंप्लीट करके आप फार्मासिस्ट करके रजिस्ट्रेशन आपको होती है, रजिस्ट्रेशन भी होती है, फिर आप लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट होते हैं। इसकी जानकारी कहाँ पर होती है, मतलब किस वेबसाइट पर? www.aicte.org, ये वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये टेक्निकल फील्ड ही है, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड है वैसे ही फार्मासिस्ट फील्ड के भी सेम प्रोसीजर है। पूजा जी, हमें बताइए कि दवाइयों का रख रखाव कैसे किया जाना चाहिए? हाँ, दवाई का रख रखाव जो है, हम लोग जनरली दवाई लेते, खा लेते, ऐसे ही बाजू में रख देते किधर भी, ये सब गलत है। उसका एक लिखा रहता है दवाई पे, ये दवाई सूर्य प्रकाश में ही रखिए, या सूर्य प्रकाश यानी क्या, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है आपको, सनलाइट थोड़ा सा मिलना चाहिए दवाई को, उस तरह आप रखेंगे। कुछ खास तरह की दवाइयाँ हैं जैसे इमल्शन जो हिला के लेते हैं दवाइयाँ, जो मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं ना, पानी डाल के, पाउडर रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, उसमें पानी डाल के वो दवाई बनाते हैं। हाँ। तो उन दवाइयों को आप ये कहना चाहते हैं कि सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए? सूर्य की रोशनी में रखना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में नहीं रखना है, मतलब धूप ना आए और खास तापमान में। हाँ। लिली जी, आप बताइए। हाँ। जी, दवाइयों के बारे में उसकी जानकारी ऐसे देना चाहती हूँ कि मैं साधारण आप जब टैबलेट लेते हो, कुछ कुछ दवाइयों में कोटिंग होती है, तो वो दवाइयाँ आप प्लीज ब्रेक ना करें, वो पूरी दवाइयाँ खाएं। कभी कभी घर पे हम बोलते हैं कि आधा दवा खाने से हमें
ठीक लगेगा, बट जिस तरह से वो कोटिंग किया जाता है, वो कोटिंग की भी कोई मतलब होती है। और कुछ दवाइयां जो बच्चे खाते हैं, जो पाउडर फॉर्म में रहते हैं, वो उसमें पानी, गर्म पानी ठंडा करके जब डालते हो आप, वो दवाइयां 7 दिनों के अंदर तक आपको खत्म करनी है। 7 दिन के बाद वो दवाइयां आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे कि कुछ आंखों की ड्रॉप्स होती हैं या आंखों के इस्तेमाल करने वाली जो दवाइयां होती हैं, जब भी आप वो दवाइयां यूज करें या इस्तेमाल करेंगे, बाहर निकालते ही उस पर एक तारीख लिखिए जब आप उसे ओपन कर रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि वो तारीख से 1 महीने के अंदर तक आपको दवा यूज करनी है। वो दवा के इस्तेमाल 1 महीने के बाद नहीं करनी है। कुछ बच्चों के भी दवाइयां हैं जो कि 7 दिन तक कुछ फ्रिज में रखा जाता है। वो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप प्लीज जानकारी कर लीजिए कौन से फ्रिज में रखने हैं जब भी आप दवाइयां खरीदने जाते हैं स्टोर में। बच्चों की दवाइयों के बारे में खास तौर से अवेयरनेस जरूरी भी है और माँ पिता ज्यादा सजग रहते हैं। जी, बच्चों की जो दवाइयां हैं, घर के चम्मच से हम लोग दवाइयां पिलाते हैं बच्चों को, वो गलत है। जो भी दवाइयां खरीदते हैं बच्चों की, जो सिरप है, उस पे आपको एक प्लास्टिक की एक छोटी कप दिए जाते हैं, एमएल नापने वाली। तो वो एमएल नापने वाली आपको बराबर वो एमएल जितनी आपको बताई गई है, 5 ml या 2 ml, उतनी ही आपको देनी है। उसमें आप नजरअंदाज ना कीजिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको 5 ml तो 5 ml की मात्रा तक ही देनी है। दवाइयां हिलाकर देनी है। जो भी चीजें पाउडर फॉर्म में है या सिरप में, उसको हिलाकर ही दिए, ऐसे ही खोलकर डालकर मत दीजिए, उससे कुछ आपको परिणाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मैंने देखा है माओ को खांसी आ रही है ज्यादा, तो 5 ml डॉक्टर ने कहा तो चलो थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं, शायद खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये वाली जो प्रवृत्ति है, इससे बचना चाहिए। पूजा जी, लिली जी, आप दोनों से ये जानना है कि कोविड नाम की जो महामारी आई, तो आपका जो ये काम है, आपका जॉब है फार्मासिस्ट का, कोविड में कैसा रहा आपका? जी, कोविड के काल में तो वैसे सब डरे हुए थे, बट हमें हमारे प्रोफेशन जो था वो हमें डर के आगे जीत है, उसी तरह हमने की। जो भी पेशेंट आते थे, जो बीएमसी हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जो कोविड काल में कार्यरत था, तो इस काल में जो भी औषधें की पूर्ता करनी थी, वो बीएमसी हॉस्पिटल ने बहुत अच्छी तरह से पूर्ता की। और जो एक फार्मासिस्ट को जो जॉब जो किया, सब फार्मासिस्ट ने मिलकर, एकजुटी मिलकर कोरोना जैसे महामारी को मात दिया। जी, लिली जी, बतौर फार्मासिस्ट हमारे श्रोताओं से आखिर में क्या कहेंगी? जहाँ दवा है वहाँ फार्मासिस्ट है, तो जो भी आप दवाइयों के बारे में जो भी जानकारी पूछना चाहते हैं, पहले आप फार्मासिस्ट के पास आइए। पूजा जी, आप क्या कहेंगी? निरोगी आरोग्य के लिए आप एक औषध निर्माता से ही कंसल्ट करिए, उससे पूछताछ करिए, उससे जानकारी लीजिए कि दवाई कैसे लेना है। पूजा परदेसी, लिली माइकल विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारी दी। बतौर फार्मासिस्ट आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया। शुक्रिया। तो दवाइयों की सावधानी के बारे में ये बातचीत काफी उपयोगी रही। और जैसा कि हमारे साथियों ने भी लिखकर भेज दिया है कि एक बार ऐसे हुआ कि तो लिफाफा वगैरह जिसमें रखे हैं तो उस पर भी ठीक ठीक लिख दें, क्योंकि अक्सर होता है कि उसकी एक्सपायरी वगैरह जो है वो फट जाती है, नाम कभी कभी फट जाता है। हाँ। तो किसी लिफाफे में रख लें, उस पर नाम लिख दें। हाँ। ये भी अच्छी बात है ना। तो वही ना, कुछ कुछ बातें आती हैं दिमाग में बाद में तो ये बहुत ब्रेक अच्छी ले लो तो सही रहेगा दिमाग। हाँ। चलो। छोटा सा ब्रेक खत्म हो गया और हम लौट आए।
उसके बाद क्या लौट तो आए ये भी पता है। उसके सभी को एक बार फिर से स्वागत कर देते हैं राजुल बिटिया का, प्यारी बुआ की ओर से सभी का स्वागत। सबका स्वागत है। और ऐसे नहीं खाली वाले गीत गाओ, कुछ गीत गाना हो जाए तब, गीत संगीत के बिना स्वागत नहीं। बुआ तो बस ऐसी मीठी चाशनी वाली बात कर देती है। अरे लो, यही तो हम कह रहे हैं कि गाना सुना दो बस, सीधा सीधा बस हमने इशारे में ये कह दिया कि थोड़ा सा गीत संगीत रहेगा तो मजा आ जाएगा बस। ओके। तीखे निशाने हैं, मीठे बहाने हैं, दिल को संभाल तू, कर ले ख्याल तू, गप चुप 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 हो आज मेरे घरे, जान ले तू जरा प्यारे, जान ले तू जरा प्यारे। जो भूख तू हमको खाई जायूं गप चुप चुप, आधी रात को लगे जो भूख तू हमको खाई जायूं गप चुप चुप। मैं कहूँ जा 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 यहाँ से तू भाग भाग भाग, मैं कहूँ जा 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 यहाँ से तू भाग भाग भाग, ढूंढ ले राह तू होना तबाह तू, गप चुप 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 हो आज मेरे घरे, जान ले तू जरा प्यारे, जान ले तू जरा प्यारे। बुआ हमने तो इशारा समझ लिया। पहले तो नहीं समझ पाई थी ना, अब जब देखो गीत संगीत जब हुआ, थोड़ा सा मन मिजाज स्थिर हुआ, तब दिमाग चला, तब इशारा समझ गई तुम। हाँ तो फिर मिट्टी से जुड़ी हुई सोंधी सोंधी खुशबू आने लगी। खुशबू आने लगी तो फिर अब ज्यादा दिमाग खुल जाएगा। लेकिन भाई सब चीज सीमा में रखना। हाँ सब सीमा में ही रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि असीमित जो है वो सिर्फ 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 प्रेम होना चाहिए, और जो जुड़ा है वो होना चाहिए जो कि हमारे श्रोताओं का रहता है, या खुशी हो जो असीमित रहे। लेकिन जब खुशी जो है, जो तुमने कहा ना कि मिट्टी से जुड़ी हुई सोंधी सोंधी खुशबू जब आएगी, यानी कि महकते हुए लोकगीतों की मिठास मिलेगी, और उसको जो सहेजने वाली गायिका ममता चंद्राकर जी की बात होगी, तो ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल भाई इन्हें पद्मश्री भी मिला। पद्मश्री ममता चंद्राकर जो है, उन्होंने उस दौर में गाना शुरू किया था जब बेटियों का मंच पर गाना अच्छा नहीं माना जाता था, और उन्होंने भी काफी मतलब विरोध झेलते हुए एक अपनी, जैसे कि कहना चाहिए ना कि इच्छा शक्ति रखी, और उसके बाद तो भाई जाहिर है जब आप इच्छा शक्ति रखेंगी, मेहनत करेंगी तो सफलता मिलती जाएगी, और उनको भी यही हुआ। फिर लोगों का नजरिया भी बदल गया। उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, और पिता दाऊ महासिंह एक नामी लोक कलाकार थे। तो छोटी सी थी वो, तो पिता से उन्होंने लोक संगीत की शिक्षा ली। बाद में उनके पिताजी ने लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्था भी शुरू की, और उसी संस्था के कार्यक्रम में उन्होंने पहली बार मंच पर गाया। और उसके बाद फिर जो संस्था थी उसके कार्यक्रमों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक रहती थी, तो धीरे धीरे वो बहुत लोकप्रिय होती गई संस्था। हाँ, और देखो ऐसा है ना कि लोक कलाओं से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे बाद में उन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातकोत्तर किया, और पिता के कार्य को आगे बढ़ाने लगी। गायन की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब वो मात्र 10 साल की थी, और इसी शुरुआत को एक नई पहचान मिली 1977 में, जब उन्होंने आकाशवाणी रायपुर में लोक संगीत गाना शुरू किया।
उनका विवाह छत्तीसगढ़ी फिल्मों के निर्माता निर्देशक प्रेम चंद्राकर से हुआ। कला प्रेमी होने के साथ ही वो एक अच्छे गीतकार भी हैं। लोक गायन के साथ ही ममता चंद्राकर जी को आकाशवाणी रायपुर केंद्र में 1982 को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने का भी मौका मिला और 2018 में वो सेवानिवृत्त हो गई। लोक कला के क्षेत्र में जो उनका काम था वो इतना बड़ा था कि उसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 2016 में पद्मश्री से अलंकृत किया। वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति भी रहीं। इतने उच्च पद पर उन्होंने सेवाएं दी या कहना चाहिए उस पर आसीन रही तो बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के सुआ गीत हों या फिर ददरिया गौरा गीत हों, गौरा गौरी गीत हों या बिहाव गीत हों, ये सब पद्मश्री ममता चंद्राकर के गाए गीतों से उत्सवों की शोभा आज भी बढ़ जाती है और छत्तीसगढ़ी फिल्मों में उनके गाए गीत बहुत लोकप्रिय हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब इस मकाम पर पहुंच गई तो संगीत साधना छोड़ दियो, ऐसा नहीं है। आज भी नियमित रूप से करती हैं और मंच पर कार्यक्रम भी प्रस्तुत करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और वो एक बड़ी दिलचस्प घटना है कि खैरागढ़ खैरागढ़ में जो विश्वविद्यालय था इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और वहीं शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो कुलपति भी बनी जी। उसी में जब वो शिक्षा ग्रहण कर रही थी उस दौरान वहां पर लता मंगेशकर जी आई, यानी जब वो डीलिट की डिग्री प्राप्त कर रही थी। हाँ। तो उनके लिए उनको जब वो वहां पर आई तो बकायदा आयोजन था और उस आयोजन में फिर भोजन का इंतजाम किया गया और सभी छात्र छात्राएं जो थे वो खाना परोस रहे थे। तो ममता जी के हाथ में जो कढ़ी थी उसका कटोरा था, तो उनको लगा कि कढ़ी तो खट्टी होती है, पता नहीं वो खाएंगी कि नहीं खाएंगी। उन्होंने उनसे पूछा कि कढ़ी आपको दूं? तो लता जी ने कहा हाँ बिल्कुल दो, मैं तो जरूर खाएंगे, परोसिए मुझे। तो ये बात उन्हें आज भी याद है और मतलब एक संस्मरण उनके जीवन में जुड़ गया। बहुत बड़ा है बिल्कुल। और ये बात है 2 फरवरी 1980 की, है ना। तो लेकिन मतलब वो कॉन्शियस थी कि भाई गायिका है लता जी, तो पता नहीं खाएंगी कि नहीं खाएंगी, कढ़ी खट्टी है, गला ना खराब हो जाए, तो ये सब संकोचवश लेकिन पूछा उन्होंने। तो ये सब उनके यादगार के पल हैं, तो हमारे लिए भी बहुत यादगार के पल हैं उनके गीत संगीत। और ख़ास तौर से एक बात और है राजुल बिटिया कि उन्होंने खुद तो गाया, लेकिन जो संस्था चला रहे हैं उनके पिता ने जो शुरू किया वो एक प्रचार प्रसार करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने तक ही किसी कला को सीमित रखते हैं तो थोड़ी सी कंजूसी हो जाती है। बिल्कुल, है ना, विस्तार मिलना बहुत जरूरी है और नए कलाकारों को भी मौका मिलता है। और इस तरह से ये भी होता है ना कि जो आने वाली पीढ़ी है, अक्सर हमारी शिकायत ये होती है कि आने वाली पीढ़ी को ये नहीं पता वो नहीं पता। अरे भाई जब सिखाया ही नहीं है तो पता कैसे होगा, कैसे चलेगा। जैसे आप हमें सिखाती रहती हैं। पूरी संस्था हम खोल दे रहे हैं। तुम गाना सुनाओ तो पहले, देखो फिर क्या क्या होता है।
बुआ, हाँ। ऐसे चुहल वाले गाने लोक गीतों में कितने खूबसूरत बन पड़ते हैं, और बहुत। हर प्रदेश में कुछ न कुछ ऐसे गाने हैं। बहुत बहुत हैं, और इस मामले में सच बात है कि हम बड़े समृद्ध हैं, बहुत मतलब खजाना हमारा भरा हुआ है। बिल्कुल। और फिर बात आती है कि शिकायत होने लगती है कि सब गायब हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। हाँ। तो हम सब गाते रहें, इसी तरह से गुनगुनाते रहें, और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसे थाती के रूप में देते रहें। बिल्कुल। ये ऐसी विरासत है जिसे सौंपना ही सौंपना चाहिए, नहीं तो लुप्त प्राय ना होने पाएगा। हाँ, बड़े बड़े इसमें केवल धुन अच्छी नहीं रहती, बल्कि बोल बड़े प्यारे प्यारे रहते हैं, बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। इशारों इशारों में तो खजाना ही है बुआ जी। अब ये खजाना तो एक और भी है जो कि लूट लिया जाता है। हाँ, खजाना हमारा वाला जो है, जिससे कि घर चलता है, गृहस्थी चलती है, जो जिसको कहते हैं भौतिकता से हम जुड़े हुए हैं, या सांसारिक जो मामला है, मोह माया है, माया है, मोह नहीं, मोह तो हो ही जाता है। तो वो वाला जो है माया संसार, जो खजाना है, वो लुट जाता है। आजकल बड़ी आसानी से आपने 2 गलत बटन दबाए और बस गया सारा खजाना खाली, तुरंत, है ना। तो भाई यही तो है ना कि साइबर अपराध ऐसा ही है कि तकनीक का इधर विकास हुआ, इधर साइबर अपराध जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। और हैकर जो है वो पर्सनल डेटा में भी सेंध लगाने के लिए कई तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। स्पाईवेयर है और कई तरह के मेलवेयर हैं, इनके जरिए पर्सनल डेटा को लीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो स्मार्टफोन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सजगता से करें। हाँ, सजगता से करें। अब इसके लिए आप सोचेंगे कि क्या क्या करें, या किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे अक्सर क्या होता है, किसी शहर में हम गए या पुराने अपने ही शहर में गए, अब वो डॉक्टर हमारे परिचित थे और हमने याद आ रहा था कि कहाँ से नंबर मिलेगा, लाओ ढूंढते हैं, तो हो सकता है उनके क्लिनिक का इसमें पता वता हो, और हमने एक बार कोशिश की, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ नहीं मिला नंबर, या मिल गया तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, बड़ा जैसे कॉमन सा नाम होता है, आपने कहा अच्छा राहुल अग्रवाल, हाँ हाँ डॉक्टर राहुल अग्रवाल का यही नंबर है। अच्छा, तो ऐसा करिए कि अब आप आए हैं, हम तो बस एक ही दिन के लिए आए हैं भाई इस शहर में, तो ऐसा करो हमें मिलवा दो उनसे, हमें दिखाना है, पुराने हमारे परिचित डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा लाइन बहुत लंबी रहेगी, तो आप टोकन ले लीजिए। टोकन कैसे लें, तो बहुत दूर अभी हमें, फिर आएंगे तो 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, तो आप ऐसा करिए कि ये 5 रुपए से आप अभी रजिस्टर करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इस नंबर पर भेज दीजिए 5 रुपया। उन्होंने भेज दिया, बस। तो बैंक तो नहीं खाली हुआ इत्तेफाक से, क्योंकि जो ऐप के माध्यम से बहुत सारे जो सुविधाएं मिली हुई हैं हमको देने की, पैसे की ना, तो उन सब में जैसे कि भीम और ये सब जो है, उस तरीके का कोई भी एक ऐप था, उसके मार्फत दिया था उन्होंने पैसा, तो करीब 7,000 6,000 जितना भी था वो ऐप का सारा पैसा चला गया। और बस ये था कि पता चल रहा था, उसे फट से अपने 6,000 का उसने कहीं से डीजल भरवा लिया अपनी किसी गाड़ी में, फिर 100-200 का उसने मोबाइल अपना रिचार्ज करा लिया, किसी इस तरीके से चुटकी भर में ये इतना पैसा चला गया। तो ये तो बहुत छोटी सी बात हुई, बहुत छोटी सी लेकिन कुछ इसी तरीके से होती है बातें, इसलिए साथियों हम आपको बता रहे हैं कि ये एक बिल्कुल व्यवहारिक बात है, ऐसा हो जाता है। हाँ, मतलब सिर्फ ये आमतौर पर ये कहा जाता है ना कि आप अपना जो आपको एक खास वो दिया जाता है, हाँ। उसको ओटीपी को आप किसी से भी साझा ना करें, और या आपको कोई कोड वो दिया गया है तो उसको किसी से साझा ना करें। लेकिन उसके बाद भी हो जाता है, उसके बाद भी हो जाता है, तो ये इस बारे में सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसा भी होता है कि कई बार जो वेबसाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत वेबसाइट होती है। हाँ। जैसे एक सज्जन थे, तो उनको अपने कार्यालय के लोगों के साथ कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने रहने की व्यवस्था करने के लिए किसी होटल का में बुकिंग कराई, और बाकायदा वहाँ की वेबसाइट पे जाके बुकिंग कराई, और उनके मतलब हजारों रुपए उसमें चले गए। अच्छा, और तो बाद में बताओ, पता लगा कि वो वेबसाइट तो नकली थी। तो कैसे फिर बुकिंग कैसे कराते हैं वो ये बताओ तुम फिर। हाँ, तो जब आप बुकिंग करा रहे हैं उस वक्त ये ध्यान रखिए कि जो फाइनल आप करने जा रहे हैं, आप पैसा भरने जा रहे हैं, उसके पहले अगर वेबसाइट आपने देखी है तो वहाँ पर एक नंबर जरूर होगा, फोन नंबर करने के लिए फोन का एक जरूर दिया रहता है, कांटेक्ट नंबर जरूर दिया रहता है, तो उसका इस्तेमाल करें। वो नंबर भी गलत हुआ तो आप सजग हो जाइए अगर वो नंबर भी गलत हुआ। और एक बात और है कि जब आप वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान दें कि URL जो है वो HTTPS से शुरू होना चाहिए। हाँ। अगर ऐसा नहीं है तो वेबसाइट को विजिट करना खतरे से खाली नहीं है। फिर से बताओ, ये तुम HTTP क्या बता रही हो? हाँ,
उसका जो URL होता है वो HTTPS से शुरू होना चाहिए। जी हाँ, तो जो www के पहले जो आता है वो उसके पहले ये होना ही चाहिए। वो आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, तभी उस पर जाइए, है ना। तो नंबर गलत हो सकता है, सब कुछ गलत हो सकता है। उससे ज्यादा जरूरी, जैसे जो हमने वाकया बताया, उसमें आप ये सोचिए कि 5 रुपए से 2 रुपए से कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। वो एक इतना छोटा सा अमाउंट इसलिए बताते हैं ताकि आपको लगे अरे ठीक है 5 रुपए चला जाएगा तो क्या हो गया, बिल्कुल, है ना। लेकिन 5 रुपए से आज की तारीख में कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। आप चौंक जाइए इसी बात से। आप सिर्फ देंगे तो आपका वो पूरा क्लोन कर लेंगे, यानी आपका पूरा फोन उनके पास हो गया, एक तरीके से कॉपी कर लेते हैं वो। तो आप फंस सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कि वो आपके घर में सेंध लगा रहे हैं, तो आप बच के रहिए। और हम गाना सुन लेते हैं, फिर आके बताते हैं कुछ और बातें हैं। हाँ। बच के रहो, हाय बच के रहो, इन बाके नैनों वालों से तुम बच के रहो, हाय बच के रहो। इनकी निगाहें हैं जादू भरी, इन भोले भाले मुखड़ों से तुम बच के रहो, हाय बच के रहो। बुआ, बच के रहने की और कहाँ पे जरूरत पड़ती है? अरे वो मुफ्त वाला वाईफाई जहाँ भी तुम ऑन कर लेती हो, कितनी बार मना करते हैं बिटिया कि मत करो। तो जहाँ कहीं का भी जो फ्री में वाईफाई है भाई उससे ना इस्तेमाल करा करो। बिल्कुल, तुरंत उससे लिंक करने की कोशिश ना करें कि आप तुरंत पासवर्ड वगैरह पता करके और बहुत खुश हो जाएं कि हाँ चलो भाई हमें तो मुफ्त का वाईफाई मिल रहा है। और देखो वैसे भी जो 28 दिन वाला आपने प्लान लिया है, कोई भी प्लान लिया है, वो पूरे समय मुफ्त का रहता है और इतना हम प्रयोग में लेकर नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल। तो वैसे भी इसकी लालच में नहीं आना चाहिए। हम तो बार बार ये तुमने जो बताया था ना HTTPS वही रट रहे हैं तब से। हाँ, वो बहुत जरूरी है। ये भी तो होता ना बुआ कि अनजान लिंक पर कहीं पर भी क्लिक ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जानी पहचानी दुकानों के नाम से भी ऐसा आता है कि आप जहाँ से जाते रहते हैं, सामान खरीदते रहते हैं, कुछ उनका बन के आ जाता है कि इन सवालों के जवाब दीजिए और आप इसमें एक कोई उन्होंने योजना या स्कीम बनाई है, आप उसमें शामिल हो जाएंगे। और आपको लगता है ये तो बड़े आसान से सवाल हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं उसके बाद ही आपका फोन तुरंत हैक हो जाता है और आपको पता लगता है कि आपकी तरफ से जो ये भी तो एक होता है ना कि आपके जितने नंबर हैं, कांटेक्ट नंबर हैं, उन सब के पास जाता है कि मुझे 1000 रुपए की सख्त जरूरत है, मुझे 5000 रुपए की सख्त जरूरत है, मैं वापस कर दूंगा। और बहुत से लोग
लोग इस चक्कर में वो पैसे दे भी देते हैं। तो ये सब चीज से सतर्क रहें। लिंक वाली जो बात है केवल दुकानों की नहीं, बल्कि कभी कभी बैंक जो आपका होता है, बहुत जैसे कि परिचित नाम होता है, उसमें बस एक आध अक्षर का बस फर्क होता है और उस तरह से दे देते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही है। वो कुछ इस तरीके की अपनी वेबसाइट बनाते हैं कि बिल्कुल लगता है कि ये वहीं से आ रहा है, आरबीआई से ही आ रहा है। तो सतर्क रहें, कभी भी ऐसे भी किसी भी लिंक पर ना कर दें। आजकल तो कुछ भी आपकी इतने की लॉटरी लगी है और आपके इसमें इतना जमा कर दिया है हमने, आप चेक कर लीजिए, इनाम का लालच भाई बहुत बड़ा है। नहीं, उसमें कहते हैं कि इतना हमने आपके अकाउंट में जमा कर दिया 2 लाख, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो भाई सतर्क रहें इस बात से भी। और कहीं से भी जो हम लोगों ने कहा डाउनलोड ना करें ऐप। तो कोई भी ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है तो एक बार बहुत आश्वस्त हो जाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है जो गड़बड़ वाले होते हैं ना, वो ऐप कम एमबी के होते हैं, यानी वो कम जगह लेते हैं। तो हम लालच में आ जाते हैं, अच्छा 8 एमबी है, 4 एमबी है, चलो कर लेते हैं, फोन में कम जगह 15 वाला नहीं करते हैं। तो वो गड़बड़ रहता है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि बहुत सारे पेजेस फोन में खुले रहते हैं, तो भाई ये देख लीजिए कि आपके लिए हर पेज के लिए आपका बहुत स्ट्रांग पासवर्ड हो और पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहिए। जी हाँ। और ये बहुत ध्यान रखना है कि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि पासवर्ड किसी से साझा ना करें, बल्कि जो बात है, लेकिन बार बार कहना तो पड़ेगा राजुल बिटिया, ऐसे ना कह दो छोड़ दोगे, हाँ ये तो पुरानी बात हो गई। अब तुम थोड़ी देर बाद कहोगी बुआ भी पुरानी हो गई, छोड़ दो। अरे नहीं बुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। यही रहता है ना, नहीं मतलब ये बात, इससे सभी लोग सतर्क रह गए। बुआ तो हमेशा सदाबहार रहेंगी, बुआ तो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक आपके पासवर्ड की बात है, तो वो जरा सा भी पुराना हो तो उसे बदल दीजिए और समय समय पर बदलते रहना ही अच्छी बात है। फोन हैक हो गया है, इसकी कुछ एक खास निशानियां होती हैं, जैसे कि आपकी बैटरी एकदम से तेजी से कम होने लगेगी, या एकदम से ऐसा होने लगेगा कि आपका जो डेटा है वो कंज्यूम होने लगेगा, या स्क्रीन पर बहुत सारे पॉपअप्स दिखाई देने लगेंगे आपको एकाएक, जो आपने कभी नहीं दिखते थे वो अचानक से दिखने लगेंगे। तो बस इस तरह की चीजें हो तो आप समझ लीजिए, मतलब जैसे कि शरीर में होता है, कुछ संकेत आने लगते हैं, आपको लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे ही इसकी भी भाषा को समझे और समझ जाए कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। थोड़ा सतर्क रहें, देखते रहें बीच बीच में कि पहले ये किस तरीके से एक्ट कर रहा था, अब अचानक से इसमें ये क्या क्या आने लगा। बिल्कुल। अभी तो बीच में बहुत सारा ऐसा होता था कि कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर भी बहुत सारे आ रहे थे, जो प्रचलित जो हमारे हैं इस तरह के कार्यक्रम, उनके नाम पर भी आ रहे थे कि आपकी इतने की लॉटरी लग गई है, आप जाइए। और व्हाट्सएप पर भी नहीं, कहीं नहीं, आपका सिर्फ वॉइस मैसेज जाएगा। जहां पर इस तरीके की बाध्यता हो कि आप बात नहीं कर सकते, आपका व्हाट्सएप नहीं हो सकता, सिर्फ वॉइस मैसेज जाएगा, कुछ इस तरीके की अगर उसमें है शर्तें, तब भी आप सतर्क हो जाइए। बिल्कुल सावधान हो जाइए। और सावधानी में ऐसा होता है ना बुआ, भूख ज्यादा लगती है। मैं तो, तुम कचौड़ी बताओगी जरूर, चलो बताओ, हमें तो लग रहा था इसी पे ज्यादा बात करेंगे। तो नहीं चलो बताओ एक कचौड़ी तो खिला दे, क्योंकि देखिए ना हमारे साथी ने लिखा है कि नवरात्र में समोसे कचौड़ियाँ बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि तब फिर मुंह में पानी आएगा। और आज तो उन्होंने कचौड़ी खाने का प्रोग्राम भी बना लिया। और किसी ने कह दिया कि हमको तो शाम को जाना भी पड़ेगा। अरे तो जब हम बता रहे हैं तो आप बनाओ घर में, कहे जाएंगे आप, हमें नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल। और बताओ कचौड़ियाँ अगर जब बनाने की बात होती है तो भाई चना दाल की कचौड़ी होती है, वो खास होती है। जैसे दालें तो पीस कर अक्सर लोग बनाते हैं, लेकिन जो ये चना दाल की कचौड़ी है, इसमें दाल को भिगोया जाता है और भिगोने के बाद उसको कुकर में उबाल लीजिए। और उबालने के बाद उसका पानी निथार लीजिए। और बहुत से लोग उसी पानी से फिर आटा गूंथते हैं। वो आपका वो पानी भी इस्तेमाल हो जाता है और आटे में भी सौंधी खुशबू आ जाती है। और उसमें थोड़ा सा मोयन डालिए आटे में, पानी डालने से पहले मोयन डालिए, नमक डालिए, अजवाइन डालिए, और अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी काली मिर्च भी डाल दीजिए। और बहुत से लोग उसमें सौंफ भी डालते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं आप। और ये सब डालने के बाद आप उस मोयन डाल के आटे को अच्छी तरह से बना लीजिए। और जो दाल है, जो दाल है, अब इसके बाद आप उसको अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए खूब अच्छी तरीके से, कि मतलब बिल्कुल उसमें वो ना रहे, जाए, समझ लो। और ना हो तो एक बार सिलबट्टा अगर हो तो उस पे चला भी लीजिए। नहीं, किसी के पास सिलबट्टा नहीं मिलेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल पतले तले वाली जो कटोरी होती है, उससे आप उसको दबा दबा के भी पीस सकते हैं, बड़े आसानी से पिस जाएगा। थोड़ी गर्म रहेगी तभी आप पीस लेंगे तो बहुत आसानी से पिस जाएगी। परात ले लें, मतलब चौड़ी ऊंची बार की थाली हो, उसमें तब दाल निकाल लीजिए और उसको वैसे ही पीस लीजिए। और अब उसमें हींग और अदरक अच्छे से डाल लीजिए। और ये सब डालने के बाद अब उसको कढ़ाई में तेल डालिए थोड़ा सा, और उसमें चाहिए तो जीरा थोड़ा सा डाल लीजिए। और उसके बाद उस दाल को अच्छे से भून लीजिए। सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे तो जल्दी से सूख भी जाएगी अच्छे से।
और लौंग डाल दीजिए थोड़ी सी, तो अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। ये तो हो गया तैयार। फिर पीठी तैयार हो गई। हाँ। अब इस पीठी को जो आपने आटा बना के रखा है, हाँ। मोयनदार, उसमें आप ये पीठी भर लीजिए। और लाल मिर्च अगर आपने डाली है तो डाल लीजिए, जरूर डाल लीजिए, क्योंकि तुम्हें पीठी अभी में हम याद आ रहा है। हाँ वैसे सबसे अच्छा तरीका ये है कि लाल मिर्च का अगर अचार है आपके पास अचार, तो उसका मसाला इसमें डाल देंगी तो बाकी कुछ ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपने आप अगर बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। बुआ अगर मान लीजिए नहीं भी है ना, तो तिल की चटनी बना लीजिए। जबरदस्त चटनी बनती है, तिल और मिर्च मिला के पीस लीजिए क्या बात और है। उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए बस। और नमक डाल लीजिए। फिर देखिए वो आपकी कैसी जबरदस्त चटनी बनती है, और कचौड़ियों के साथ खाने में पहले तो बड़ा कचौड़ी मजा तो है। पूरी बताओ, अब टाइम नहीं है, अब उसको उस- तवे पर सेक लीजिए बस। तवे पर मत सेकिए, आप उसको कढ़ाई में सेकिए। अच्छा, तल लीजिए तल मतलब। लीजिए, अच्छे से तल लीजिए, लाल लाल फूली फूली, और आराम से खाइए। और इस तरह से ये चने की कचौड़ी सबसे ज्यादा समय लेती है। इस तरह से आप दूसरी कचौड़ियाँ भी बना सकते हैं, जैसे उड़द की दाल की, मूंग की दाल की। और बुआ नहीं, अब कचौड़ी टाइम नहीं है, क्योंकि नवरात्र के पहले बस 2 ही दिन बचा है, शनिवार रविवार, तो ज्यादा कचौड़ी मत खाइए, चने की दाल वाली खा लीजिएगा। उसके बाद सोमवार से उपवास, फिर हम उपवास का आपको व्यंजन बताएंगे। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा और स्वीकार कीजिए प्यारी बुआ और राजुल का नमस्कार। सखी सहेली।